मित्रों, नमस्कार। लॉकडाउन को लगभग 40 दिन पूरे हो रहे हैं और जिस प्रकार की चारों तरफ से चर्चा सुनने में आ रही है, उससे लगता है कि एक नेताओं का एक बड़ा हिस्सा ये चाहता ही नहीं है कि ये लॉकडाउन खुले। जिस त्रिपुरा में सिर्फ अब तक 2 केस मिले हैं, वहाँ के मुख्यमंत्री ने कल एक बयान दे करके कहा है कि हमारे प्रदेश में उस वक्त तक लॉकडाउन जारी रहेगा जब तक कि भारत से कोरोना समाप्त नहीं हो जाता। गोवा में अब तक कुल 7 केस मिले थे, अभी एक भी केस वहाँ नहीं है, लेकिन उसके बावजूद बाकायदा लॉकडाउन जारी है। अभी जब आगामी 3 तारीख से कुछ क्षेत्रों में छूट की बात चल रही है, उसके पहले ही पंजाब ने 14 दिन का और लॉकडाउन बढ़ा दिया है। हमारे कहने का मतलब है कि ये कौन सा नया फेनोमेना है? आखिर लॉकडाउन में नेताओं की इतनी दिलचस्पी क्यों है? जब हम गंभीरता से सोचते हैं तो हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कि इससे जनता का हित नहीं जुड़ा हुआ है पूरी तरह से। अगर कोई यह दावा करता है कि हम जनता को बचाने के लिए, मौत के मुंह में जाने से बचाने के लिए हम ये कदम उठा रहे हैं, तो ये बहुत सीमित अर्थ में ही सही है। अभी की स्थिति में तो ऐसा लग रहा है कि भारत में जैसे लॉकडाउन के साथ कुछ निहित स्वार्थ जुड़ गए हैं लोगों के। आश्चर्यजनक रूप से लॉकडाउन के पक्ष में तमाम प्रकार की बातें, ज़्यादा से ज़्यादा बातें की जा रही है, जबकि जो अर्थव्यवस्था की जो स्थिति है, जिस प्रकार से भुखमरी के कगार पर करोड़ों लोग पहुंच चुके हैं, उस ओर किसी का ध्यान ही नहीं है। उल्टे देखा जा रहा है कि इस लॉकडाउन की परिस्थिति का लाभ उठाकर तमाम क्षेत्रों से मजदूरों की छटनी हो रही है। रिलायंस जैसी कंपनी ने अपने कर्मचारियों के वेतन में कटौती कर दी है, इसकी घोषणा की है, और इसकी सबसे बड़ी शुरुआत खुद केंद्रीय सरकार ने की। डीए को फ्रीज कर दिया। कहने का मतलब है कि ये लॉकडाउन कुछ बड़े पूंजीपतियों के हितों को तो साध रहा है। शायद, मैं नहीं जानता हूं कि बिना उत्पादन के, बिना उद्योग धंधों के कैसे उनके हित सत्य है, लेकिन लॉकडाउन का ना खुलना क्रमिक रूप से और इस पर बल ना देना, यह बहुत ही आश्चर्यजनक स्थिति हमारे सामने रख रहा है। अभी आज के ही टेलीग्राफ में पूर्व भारत के स्वास्थ्य सचिव सुगथा राव का एक इंटरव्यू छपा है। सुगथा राव क्या कहती है कि इस वायरस के बारे में जानकारियों की कमी है, बहुत अनिश्चय है, कोई नहीं जानता कि ये किस दिशा में बढ़ेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि भारत ने कभी इसके पहले महामारियां नहीं देखी है, इसके अनुभव है भारत के पास। इसके बावजूद जिस प्रकार से उससे निपटा जा रहा है, उसमें उन अनुभवों का कितना इस्तेमाल किया जा रहा है, इस पर संदेह होता है। वे कहते हैं कि जिस समय WHO ने इसकी घोषणा की थी, कोरोना वायरस की, नोवेल कोरोना वायरस की, उसी समय फरवरी महीने में ही सबसे पहला काम यह होना चाहिए था कि भारत के तमाम बॉर्डर्स को सील कर दिया जाता। विदेशों से जो लोग आ रहे हैं उन पर सख्त निगरानी रखी जाती,
और किस प्रकार, और उन्हें क्वारंटाइन करके आम आबादी से दूर रखा जाता, क्योंकि वायरस हमेशा इसी प्रकार के कैरियर्स के माध्यम से आता है। उस ओर तो उस समय ध्यान दिया नहीं गया, और ना केंद्रीय सरकार ने और राज्य सरकारें तो खैर उतनी फिक्रवान ही नहीं थी, वो समझ ही नहीं रही थी सारी चीज़ों को। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज की स्थिति में जो ICMR जिसकी भूमिका है कि इस प्रकार के रोग के समय वो जानकारियों को मुहैया कराए सरकार को कि किस प्रकार से उसे आगे काम करना चाहिए, वो ICMR अब किट्स की सप्लाई के लिए काम कर रहा है, किट्स को इंपोर्ट करने के लिए काम कर रहा है। जो ICMR अब तक अपने प्रयोगशालाओं के लिए सिर्फ किट्स की आमदनी करता था, उससे सारे देश के लिए किट्स मंगाए जा रहे हैं। तो इस प्रकार की मैनेजरियल कामों में उनका इस्तेमाल हो रहा है। तो सुगता राव ने कहा है कि भारत सरकार का जो बल इस महामारी से जूझने के लिए काम कर रहा है, उसमें महामारी विशेषज्ञ नहीं के बराबर है, कोई है ही नहीं। उसमें ICMR के DG वे प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, और उसके तहत काम करने वाले 2 साधारण एपिडेमियोलॉजिस्ट उसमें है, लेकिन उनकी दशा ये है कि वे DG के सामने कुछ बोल नहीं सकते हैं। इस प्रकार के माहौल में जहाँ खुला वार्तालाप न हो सके, खुला संवाद न हो सके, वहाँ इस प्रकार की चुनौती से मुकाबला करना और भी अधिक कठिन हो जाता है और जटिल हो जाता है। इसी तरह से आज कहा जा रहा है कि अगर ये लॉकडाउन नहीं किया गया होता तो ये संख्या जो अभी 35,000 के करीब पहुंची है, ये 1,00,000 2 लाख तक पहुंच सकती थी। तो 1,00,000 2 लाख क्यों, 3 लाख 4 लाख तक भी जा सकती थी। इस प्रकार के अनुमानों का कोई वैज्ञानिक आधार तो नहीं है आपके पास, सिर्फ आप अनुमान कर रहे हैं। असल में किसी भी प्रकार के अनुमान तक पहुंचने के लिए जिस एक वैज्ञानिक पद्धति की जरूरत थी, उसका तो इस्तेमाल किया नहीं गया। जब 24 मार्च को लॉकडाउन की घोषणा की गई, उस समय तक मात्र 500 केस थे भारत में, 10 लोगों की मृत्यु हुई थी, और उसी समय 4 घंटे की नोटिस पर लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई। जबकि जरूरत किस बात की थी? जरूरत इस बात की थी कि समय ले करके सभी प्रकार के मेडिकल सप्लाईज को सुनिश्चित किया जाता, राशन की पूरी व्यवस्था होती, और स्वास्थ्य कर्मियों के लिए PPEs का प्रचुर भंडार कर लिया जाता। ये जो तमाम प्रकार की तैयारियां करके और उसके बाद एक सिलसिलेवार, एक स्ट्रेटेजिक तरीके से कि किन किन क्षेत्रों में कौन कैसे मामले मिल रहे हैं, जांच के काम को तेजी से बढ़ाते हुए लॉकडाउन की स्ट्रेटेजी तय की जाती है। तो संभव था कि इससे बहुत ज़्यादा मामले सामने नहीं आते, लेकिन ये जो आर्थिक परेशानियां जो इस लॉकडाउन की वजह से पैदा हुई है, जिसने आम लोगों के जीवन को तबाह कर रखा है, वे भी नहीं होती। ये सारी चीज़ें जो है, इस पर विचार करने की ज़रूरत है। ना इस ओर ध्यान दिया गया कि भारत में इतनी बड़ी उत्पादन क्षमता है, तो हम अपने किट्स फौरन तैयार करें।
इन 40 दिन उसके पहले ही, जब फरवरी महीने में ही आपको सूचना मिल गई थी, तो लगभग आपने 60 दिन से भी ज़्यादा, 2 महीने से भी ज़्यादा इस तरीके से बर्बाद कर दिया। और उसके बाद अब आज की परिस्थिति में आप आयातित जो किट्स है उनके गुणवत्ता को लेकर के आपस में सिर्फ फुटअव्वल कर रहे हैं। हमारे कहने का मतलब ये है कि ये जो लॉकडाउन में जीने का तरीका, ये पता नहीं शासकों के कौन से हित को साध रहा है। भ्रष्टाचार के नमूने तो खैर कुछ मिल रहे हैं, कौन से किसके जरिए किसको ठेका दिया जाए, इसकी भी सारी अपना इसके संकेत चारों तरफ से मिल रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद यदि जनता के हित को ध्यान में रखा जाता तो निश्चित तौर पर इस प्रकार का एक ब्लैंकेट आदेश कभी भी जारी नहीं किया जाता। ये जो परिस्थिति जो है, इसमें निश्चित तौर पर कुछ लाभ जरूर हुए हैं कि लोगों में पहले की तुलना में ज़्यादा अनुशासन आया है, इसे सुगता राव ने भी स्वीकारा है। लेकिन सबसे बड़ी जो कमी जो सामने आई कि विज्ञान का सम्मान करने के मामले में हमारा शासक वर्ग बिल्कुल पीछे है, और उसकी सांस्कृतिक कमजोरी ने ही वास्तव अर्थों में देखा जाए तो हमारे देश पे कोरोना के संकट को कुछ अजीब प्रकार की शक्ल दे दी है। हमने इतना जल्दी लॉकडाउन घोषित कर दिया, अब उससे निकलने का कोई रास्ता, कोई ठोस आधार न होने पर भी निकलने की बात की जा रही है, और अब नहीं जानते हैं कि आगे क्या रूप लेने जा रहा है। तो ये जो परिस्थिति है, इसमें सबसे जो दुर्भाग्य की बात यह है कि भारत के मजदूर वर्ग पर इस परिस्थिति का सीधा प्रभाव पड़ रहा है। ये तमाम स्तरों पर मजदूरी वेतन में गिरावट देखने को मिल रही है, और हो सकता है कि शासक वर्ग ये समझता हो कि शायद आने वाले समय में इसी से वो भारत को पतनता के बाजार में ज़्यादा मजबूत स्थिति में रख पाएगा और अर्थव्यवस्था में सुधार कर पाएगा। हम कहेंगे ये मूर्खों के स्वर्ग में वास करने की तरह की कल्पना है। वास्तविकता यह है कि इस लॉकडाउन और इससे उत्पन्न परिस्थिति के कारण जितनी बड़ी संख्या में देश के कोने कोने में बिखरे हुए मजदूर अब किसी प्रकार से अपने गांव पहुंच जाने के लिए व्याकुल है। वे यदि एक बार जब घर अपने पहुंच जाएंगे तो आगे जब खुलेगी अर्थव्यवस्था, जब काम धंधे शुरू हो गए, तब उनके लिए मजदूरों को जुटाना तक मुश्किल होगा। यह जो हमारी श्रम शक्ति को बेकार कर देने का जो तरीका, श्रम शक्ति को अनुपयुक्त बनाकर रोजगार के बाजार से दूर करके यदि कोई समझता है कि अर्थव्यवस्था का कुछ भला हो सकता है, तो उसकी समझदारी की सचमुच बलिहारी है। और दुर्भाग्य से हमारे देश में इसी प्रकार के लोग, इसी प्रकार के सपनों में, इसी प्रकार की झूठी बातों में जीने वाले लोगों का अभी शासन चल रहा है। जब शुरू में कोरोना के संकेत मिले थे WHO और से सब तमाम जगहों से, तब यही शासक दल जोर शोर से प्रचार कर रहा था कि भारत में इसका कुछ नहीं होने वाला है, हम फूंक मार कर उड़ा देंगे, जंतर मंतर के जरिए जो है इसे खत्म कर देंगे। और बाद में लॉकडाउन घोषित करने के बाद इनकी क्या प्रायोरिटी रही? इनकी प्रायोरिटी बन गई कि किस प्रकार से
समाज को विभाजित करने का जो कार्यक्रम इन्होंने नागरिकता कानून के नाम पर अपनाया था, उसे तेज किया जाए। इनको वो जमात वाला एक मामला भी मिल गया, बस लग गए। कहने का तात्पर्य ये है कि जिनके एजेंडा इस प्रकार के होंगे, जाहिर है कि वे जनता के हित में कुछ नहीं कर रहे हैं। और इस लॉकडाउन की पूरी नीति के पीछे ये साफ है कि जनता के हित एक सिरे से इनके दिमाग से गायब है। कुछ और ही चल रहा है, कुछ और ही हित साधने की कोशिश हो रही है। यह तो आने वाला समय बताएगा कि इस लॉकडाउन के काल में पता नहीं ये और क्या क्या घोटाले कर रहे हैं। जैसा कि बैंकों के मामले में आया भी कि इस काल में इन्होंने हजारों करोड़ रुपए भगोड़ों को माफ़ कर दिए। तो इस प्रकार की तमाम चीज़ें जब सब लोग दूसरी समस्याओं से जूझ रहे हैं, उस समय ये अपने काम कर रहे हैं। बहरहाल इन पर नज़र रखने की ज़रूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।